नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोटा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान सामने आया है। सांसद ने कहा है कि जब तक बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, हिंदुत्व की रक्षा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की जीत हार से इस अभियान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि जब तक बांग्लादेशी घुसपैठियों को बोरे में बंद कर बाहर नहीं फेंक देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने देवघर और गोड्डा में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर आतंक फैलाने का आरोप लगाते हुए एनआरसी लागू करवाने तक चैन से नहीं बैठने की बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी जो है, खुलकर मुझे बोलने में कोई परेशानी नहीं है कि ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जब तक जिंदा है तब तक वो हिंदू हितों की बात करता रहेगा और हिंदुओं पर जहां कहीं भी अत्याचार होगा वहाँ हम मौजूद होंगे। इसीलिए मैं अचानक आया हूँ, सभी पीड़ित परिवार से मिलूंगा। कभी भी भविष्य में जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस पृथ्वी पर जिंदा है, इस भारत देश में जिंदा है, वो हिंदू हितों की बात करता रहेगा और उनकी रक्षा के लिए काम करता रहेगा। आदिवासियों की जो घटती संख्या है 45% से जो 28% हो गया है, अब 24% हो गया है, और मुसलमानों की जो जनसंख्या 9% से 24% 25% हो गया है, ये सभी बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। यहाँ एनआरसी लागू कराएंगे और जब तक बांग्लादेशियों को खदेड़ के बोरा में बंद करके भेज नहीं देंगे तब तक ये चलता रहेगा। चुनाव की हार जीत से इसका कोई मतलब। और जमशेदपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां परसूडीही थाना क्षेत्र के चारखंबा चौक में पिकअप वैन ने साक्षी से आ रही टेम्पो और स्कूटी सवार को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद टेम्पो में सवार मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार की हालत गंभीर है। पिकअप वैन का ड्राइवर नशे में बताया जा रहा है, जिसने कई गाड़ियों को धक्का मारने के बाद टेम्पो को टक्कर मारी थी। के सामने में मारा, चरखम के आगे में, थोड़ा सा फोड़ दुकान के आगे के। और दूसरे तरफ से उल्टी दिशा से गाड़ी आ रही थी। जो आप लोग को मारा है उधर से आ रहा था, करंडी की तरफ से। हाँ, करंडी तरफ से आ रहा। वो पिकअप वैन था। पिकअप वैन। और आप लोग किस में थे? वो मजदूर वाला जो गाड़ी आता है, मजदूर वाला। अच्छा, डाला वाला है। डाला टेम्पो में थे आप डाला लोग। टेम्पो। तो ये जो डेथ किए हैं, इनका क्या नाम है? इसका और झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद से बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है और चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जा रही। वहीं कुछ बीजेपी उम्मीदवार ऐसे हैं जो हार से दुखी हैं और न्यूज 18 पर हार के लिए अपनों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में नहीं खिला कमल, हार के बाद बीजेपी नेताओं में हलचल, और उसी हलचल का नतीजा है ये समीक्षा बैठक। रांची के बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, चुनाव प्रभारी के साथ तमाम बड़े नेता इकट्ठा हुए और झारखंड में जनता का आदेश उनके पक्ष में क्यों नहीं आया, कहां चूक हुई और 5 सालों तक बीजेपी किस तरीके से अपने वोट बैंक को एकजुट रखेगी, इसको लेकर चर्चा की गई। वो कारण क्या रहे जिनके वजह से हम उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाए जिनकी हमें अपेक्षा थी। इन सारे विषयों पे बड़े विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रांची आए हैं। 2 दिन का प्रवास है उनका, और हम समझते हैं कि इन बैठकों से बहुत सारी चीजें खुल करके सामने आएंगी। हालांकि बैठक से पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में हारे हुए विधायकों का दर्द न्यूज 18 के कैमरे पर जमकर छलका। किसी ने अपनों पर हराने का आरोप मढ़ दिया तो किसी ने आगे मजबूती से लड़ने पर जोर दिया। थोड़े वोट से शिकस्त जरूर हुए हैं, लेकिन हम लोग चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं है। सरकार अपने घोषणा से स्वतः पीछे हटती जा रही है और आने वाला समय में झारखंड की जनता इनकी घोषणा और इनके काम जब तुलना करेगी तब सरकार को पनिश करने का अगले बार काम। हम लोग चुनाव भले ही आ रहे हैं, लेकिन हम लोग पुनः मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से आएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। और मजबूती के साथ जब आदमी लड़ता है तो उसकी समीक्षा भी अच्छे से होती है कि आखिर कहाँ पे चूक हो गई। सब कोई कहता था कि देवघर जीता हुआ सीट है, देवघर में कोई कठिनाई नहीं है, और लोगों का भी ऐसा कहना था। कहीं न कहीं हमें से चूक हुई होगी। पार्टी ने तीसरी बार मुझको प्रत्याशी बनाया, पार्टी ने दूसरी बार के विधायक को जिलाध्यक्ष बनाया, संगठन भी बहुत धारदार रहा, लेकिन कहीं न कहीं हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में दम कहा। वैसे गढ़वा के भवनाथपुर से बीजेपी उम्मीदवार रहे
भानु प्रताप शाही चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र ने उन्हें जबरन हराया और इसीलिए उन्होंने हार के बाद आभार यात्रा शुरू की है, जिसमें वे विधानसभा क्षेत्र के सभी प्रखंड में जाकर जनता का आभार जता रहे हैं। हम चुनाव हारे हैं ऐसा आज भी मैं मानने के लिए तैयार हूं। ऐसा चुनाव जीता है सरकारी तंत्र, सरकारी मिशनरी चुनाव जीता है। हमारा जहां घर था, जहां हमारे परिवार के लोग थे, वहां उन लोगों ने बहुत बड़ी लंबी साजिश। बीजेपी को 24 घंटे और सातों पहर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने वाली पार्टी माना जाता है। ऐसे में उनकी तैयारियों में कहां चूक रह गई और झारखंड की जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया, इसी पर मंथन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चाईबासा के टेबो थाना क्षेत्र में पुलिस और पीएलएफआई उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ में पीएलएफआई एरिया कमांडर रानडुग बोदरा उर्फ लंबू उर्फ टीरा बोदरा मारा गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 पिस्टल, 4 कारतूस, 7 मोबाइल फोन, 1,32,240 रुपए बरामद किए। बोदरा पश्चिमी सिंहभूम और खूंटी जिले में 29 मामलों में आरोपी था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि वह विध्वंसक गतिविधियों के लिए सक्रिय था। मुठभेड़ के बाद आसपास के क्षेत्रों में सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें उसका शव और अन्य सामान बरामद हुआ। और झारखंड में सीएम पद की शपथ हो चुकी है। हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और अपना कार्यकाल शुरू कर दिया, लेकिन अब तक सोरेन मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार कैबिनेट नई, फॉर्मूला पुराना होगा। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड का आदेश आ चुका है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं, लेकिन कैबिनेट का गठन अब तक नहीं हुआ। कौन वित्त मंत्री होगा, कौन कृषि मंत्री होगा, किसके हिस्से आएगा स्वास्थ्य मंत्रालय, कौन होगा उद्योग मंत्री, तस्वीर अभी धुंधली है। लेकिन सियासी गलियारों में चर्चाएं गर्म हैं कि हेमंत कैबिनेट नई तरह से चुनी जाएगी या फिर फॉर्मूला पुराना होगा, यानी 6, 4 और 1 का। 6 मंत्री जेएमएम के, 4 कांग्रेस के, 1 आरजेडी के, और इसी को लेकर कांग्रेस विधायकों की दिल्ली की दौड़ भी लगातार जारी है। फिलहाल फॉर्मूले के अनुसार जेएमएम से 6 मंत्री बनने हैं और ऐसे में मंत्री पद की रेस में 8 विधायक शामिल हैं, जिनमें कई नए चेहरे हैं। जेएमएम के 8 विधायकों में दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, मथुरा महतो, सुदिव्य कुमार सोनू, योगेंद्र प्रसाद, हेमलाल मुर्मू, डॉक्टर लुइस मरांडी के नाम शामिल है। वहीं हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री पद के लिए 7 विधायक रेस में हैं, जिनमें 3 पुराने चेहरे हैं जबकि 4 नए हैं। इन 7 नामों में रामेश्वर उरांव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव, अनूप सिंह, शिल्पी नेहातर की, नमन विक्सल कोंगाड़ी के नाम भी शामिल है। वहीं झारखंड में पिछली बार की तरह इस बार भी हेमंत कैबिनेट में आरजेडी से 1 मंत्री हो सकते हैं और इसके लिए 3 चेहरे सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव, संजय सिंह यादव फिलहाल रेस में हैं और ये तीनों ही नए चेहरे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत कैबिनेट में किसी जगह मिलती है और किसे मायूसी हाथ लगती है। विभागों के बंटवारे पर भी सबकी नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सत्ता के सारथी तक का सफर तय पहुंच चुके हैं, लेकिन इस सियासी रथ पर उनके साथ 11 महारथी कौन होंगे, इससे तय होने में फिलहाल देर लग रही है। जेएमएम का दावा है कि जल्द ही नाम सामने आएंगे। कांग्रेस की ओर से युवा चेहरे को मौका देने की मांग उठ रही है, तो बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार में देरी पर तंज कसा है। इंडिया गठबंधन दल की सरकार है, मैंडेट मिला है। निश्चित रूप से जो हमारे एलाइज पार्टनर हैं उनको कॉन्फिडेंस मिलेकर उनसे विचार विमर्श करके हर क्षेत्र और हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले, वो सुनिश्चित करना है। तो इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है।
मगर निश्चित रूप से युवाओं को कैबिनेट में मौका मिलना चाहिए, खास करके जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, एक्सपीरियंस है उनको, तो ऐसे लोगों को मौका मिलेगा तो जो राज है उसको एक नया दिशा भी मिल पाएगा। जो लोग वहाँ ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे उन्हें ही बनाया जाएगा। तो इसी में देरी हो रही है। मुझे लगता है कि बोली लग रही होगी, जो बोली में आगे आएगा उसको बनाया जाएगा। उम्मीद से ज़्यादा सीटें जीत गए हैं, तो सीटें ज़्यादा जीते हैं तो मंत्रिमंडल में जगह भी उसी अनुपात में चाहिए। पिछली बार कांग्रेस को 4 सीटें मान लीजिए मिली थी, 4 सीटें मिली थी ना मंत्रिमंडल में, तो अब कांग्रेस चाहेगी कि हमको कम से कम 5 तो कर दीजिए। पिछली बार भी 5वां सीट मांग रही थी, वो खाली ही रह गया 5 साल तक। और देवघर विधानसभा से आरजेडी के विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि जनता का आभारी हूं जिन्होंने उन्हें रिकॉर्ड मत से जीत दिलाई। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में सबसे अधिक मत उन्होंने प्राप्त किए। सुरेश पासवान ने देवघर में जलापूर्ति की समस्या को प्राथमिकता देते हुए शुद्ध पानी मुहैया कराने का दावा किया और मैया सम्मान योजना की तरह भैया सम्मान योजना लाने की बात कही। सुरेश पासवान से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। राजद ने इस वर्ष 4 सीट जो है वो गेन किए हैं। राजद के देवघर से विधायक इस वक्त हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ विधायक दल का नेता भी सुरेश पासवान को बनाया गया है। मंत्री की दौड़ में भी सबसे आगे सुरेश पासवान ही चल रहे हैं राजद की कोटे से। सुरेश बाबू, क्या माहौल है अब तक? बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत अच्छा सिचुएशन है। स्टेट में सबसे अधिक मत मिला है देवघर विधानसभा क्षेत्र में, 1,57,000 वोट हमको मिला है। जीत भी बहुत शानदार का हुआ है बाबा नगरी से। आप जानते हैं कि इस बार 39,772 वोट हमको मिला, और जिस तरह अपार वोट दे करके आशीर्वाद दे के जिताने का काम किए हैं, उसी तरह इस बार हम लोग अपार जनता के लिए काम करेंगे, विकास का काम करेंगे, विकास का जाल बिछाएंगे। विधायक दल के नेता भी बन चुके हैं, क्या पार्टी को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? ये जो जिम्मेवारी दी गई है पार्टी का, उसको हम लोग जिम्मेवारी के साथ जो है निभाने का काम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और हम लोग जनता से मिलकर हर समय अगुवाई किए हैं और अगुवाई करते रहेंगे। आप इस बार मंत्री पद के भी दावेदार हैं। देखिए, वो तो सब लोग रहते हैं, मंत्री पद कौन नहीं चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं हमको मंत्री बना दे, लेकिन हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो निर्णय लेंगे उस पर सुरेश पासवान खड़ा उतरने का काम करेंगे। अगर मंत्री बनते हैं तो सबसे पहला काम अपने क्षेत्र में क्या करने का सोचे? देखिए, मंत्री बनने के बाद वो तो आशीर्वाद मिलने की बात है, और आशीर्वाद मिलने के बाद इस बार क्षेत्र में सबसे पहले देवघर बाबा नगरी में पानी का जो किल्लत है उसको हम लोग दूर करेंगे। कि मैया योजना के तहत सारे लोगों का आज जो खुशनुमा माहौल बना, उसी तरह हम लोग भैया योजना के तहत चाहेंगे कि यहाँ का बेरोजगार को जो है रोजगार देकर बेरोजगारी दूर करने का जो है हम लोग इस सिस्टम को बनाएंगे। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। झारखंड में हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। हेमंत सोरेन सरकार के लगातार सत्ता में वापसी का एक बड़ा कारण मैया सम्मान योजना को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हेमंत सोरेन ने दिसंबर महीने में मैया सम्मान योजना की राशि 2500 रुपए लाभुकों के खाते में भेजने का फैसला भी ले लिया है। हेमंत सोरेन जी ने ओथ लिया और ओथ लेते ही मैंने फर्स्ट कैबिनेट में ही निर्णय करके आदेश कर दिया गया है 2500 करके दिसंबर से हर महिलाओं को सम्मान के रूप में वो सम्मान राशि अकाउंट में चला। झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है। हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को शपथ ग्रहण कर लिया है और इस सरकार लौटने का सबसे बड़ा कारण मैया सम्मान योजना को बताया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतरातू प्रखंड के दुर्गी पंचायत में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कई लाभुक हैं मैया सम्मान योजना जिन्हें मिला है। हम सीधे बात करते हैं, बताइए मैया सम्मान का कितना किस्त मिला आपको? 3 किस्त मिला है। अब बढ़कर कितना मिलने वाला है? 2500। कब से मिलने वाला है? दिसंबर से। अब उस राशि का क्या करती रही हैं आप? हम उस राशि से हम अपने बच्चे को पढ़ाई में लाभ उठा सकते। किस्त मिला है?
3 केस। 2500 मिलने वाला है। हाँ। इससे फायदा आपको कुछ हुआ है? फायदा है। आपका क्या नाम है? मेरा पूनम देवी नाम आपको कितना किस्त मिला है? 2 किस्त मिला है। और 2500 मिलने वाला दिसंबर से मालूम है? हाँ, मालूम है कि 2500 मिलने वाला है दिसंबर से। अच्छा, तो खुशी है आपको? बहुत खुशी है। नाम है? मेरा गुड़िया देवी है। कितना किस्त मिला आपको? हमको 1 किस्त मिला है। अच्छा, और कितना बढ़ के मिलने वाला है? अभी तो 2500 मिलेगा दिसंबर महीना से। क्या क्या करती हैं इस पैसे का? इसमें कुछ काम का चीज होगा, घरेलू काम में पैसा आ जाता है। मतलब काम इससे आपको मदद मिला है? हाँ, मदद मिला है। मिला है। एक और यहाँ पर है दीदी, आपका क्या नाम है? देवंती देवी। आपको मैया सामान मिल रहा है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिल रहा है? फॉर्म भरा तो पता नहीं। तो उम्मीद है मिलेगा? हाँ, अब डायरेक्ट हमको 2,500 से चालू होगा। 2,500 आएगा जी। तो आप देख सकते हैं कई यहाँ पर मैया और बहनें हैं यहाँ पर जिनको पैसा आ रहा है। कई लोगों को 3 किस्त, कई लोगों को 2 किस्त आया है। ये बता रही हैं कि इन्होंने भरा था लेकिन नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि 2500 रुपये आएगा। और ये बता रहे हैं कि इससे घरेलू ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ऐसे में जो हेमंत सोरेन का ये योजना, मैया सम्मान योजना, इनके लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। ये आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और झारखंड में नई सरकार के गठन के बाद गिरिडीह में जिला प्रशासन ने विकास के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। डीसी और एसपी ने शहर के बाजार समिति, पुराना डीसी मोड़ और बस स्टैंड मोड़, रानी ज्योतिर्मय स्टेडियम का निरीक्षण किया। बाजार समिति की चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाने, जाम की समस्या को हल करने और स्टेडियम के सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहर की खराब पड़ी हाई मास्क लाइटों को ठीक करने का निर्देश दिया गया। डीसी ने शहरी जलापूर्ति योजना की सफलता पर भी बात की और जल्द ही इसे लागू करने का आश्वासन दिया। कार्य खत्म हो चुके हैं और अब पूरी टीम के द्वारा जो सरकार का मैंडेट भी है कि सभी जगह डेवलपमेंट के कार्य तेज गति से किए जाए, तो इसी के उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने सबसे पहले तो जो हमारा बाजार समिति प्रांगण बना है उसको किस तरह से और सुरक्षित किया जाए, उसके जो एसेट्स बनाए गए हैं उसको किस तरह से जन कल्याणकारी और बनाया जाए, उसके लिए हम लोगों ने मुआयना किया। इसके बाद हम लोगों ने जहाँ जो जैम की स्थिति आती है जो हमारे पूरे ज़िले में कई बार, तो उस पर भी आज एसपी साहब के साथ, डीडीसी साहब के साथ आज हम लोगों ने विस्तृत तौर पर उसका प्लान बनाया है। और दुनिया भर में अपनी पहचान रखने वाला कोडरमा का तिलैया डैम अब विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इस डैम के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला लिया है। इस ऐलान के बाद से यहां रहने वाले लोगों में खुशी की लहर है। दूर तक नीला पानी, पानी के बीच बोट की सवारी और शांति सुकून बेइंतहा। ये तस्वीरें कोडरमा के तिलैया डैम की है, जिसे देश की आजादी के बाद बना पहला डैम होने का गौरव भी प्राप्त है। और अब इस डैम के विकास का जिम्मा केंद्र सरकार ने उठा लिया है। केंद्र सरकार यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 35 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, ताकि यहाँ लोग बड़ी तादाद में आकर जिंदगी का सुकून तलाश सकें। आजादी के बाद सबसे पहला बना बांध यानी कि तिलैया डैम, अब इसकी विकास केंद्र सरकार करने वाली है। जो बातें सामने आ रही हैं कि अब केंद्र सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देते हुए इस क्षेत्र में लगभग 35 करोड़ रुपए की राशि को इन्वेस्ट करने वाली है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसे भी यहाँ पर विकसित किया जाएगा। फिलहाल तिलैया डैम अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लिहाजा पर्यटकों की संख्या काफी कम है। पर पार्क भी चालू करने वाला था, चचरू पार्क, वो अभी तक नहीं चालू हुआ है, तो इसलिए टूरिस्ट लोग बहुत कम आते हैं। बिहार से है, नेपाल से है और जगह जगह का है, और यही बात है। हालांकि जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं वो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के गुणगान कर रहे हैं। यहाँ की खूबसूरती को आंखों के सहारे अपनी यादों में उतार ले जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा क्योंकि यहाँ प्राकृतिक दृश्य बहुत बढ़िया है। उधर सामने पहाड़, पेड़ बहुत अच्छा है और पानी की मात्रा भी यहाँ बहुत अच्छी है, इसलिए बहुत अच्छा लगा। तिलैया डैम तो अच्छा लगा और बोटिंग में भी सही लगा, लेकिन थोड़ा सा डेवलपमेंट चाहिए यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे सफाई वगैरह का कमी लगा। तिलैया डैम का विकास करने से न सिर्फ यहाँ पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोडरमा की पहचान भी बनेगी।
कि स्थानीय लोग भी ये बात को मान रहे हैं कि अगर यहाँ डेवलपमेंट होता है और अगर टूरिज्म यहाँ पर पहुँचती है तो फिर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। पश्चिम बंगाल से झारखंड में आलू लदे ट्रक की एंट्री रोके जाने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इस मामले में निरसा के CPI-ML विधायक अरूप चटर्जी ने कहा है कि वे सीएम से लेकर जिला प्रशासन तक इस मामले पर बात करेंगे। बंगाल सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया, इस सवाल के जवाब में अरूप चटर्जी ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।